2 अप्रैल 2011 का वो दिन, लसित मलिंगा की आउट स्विंगर पे सचिन तेंदुलकर आउट होके वापस जाते हुए और वहीं पे विराट कोहली स्टेडियम में एंटर करते हुए, ग्राउंड की तरफ, पिच की तरफ भागते हुए, आते हुए और ऐसा लगा और उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि जैसे मुझे लगा कि मैं किसी ग्रेवयार्ड में वॉक इन कर रहा हूँ। जी हाँ, माहौल कुछ ऐसा ही था। सबको लग रहा था कि सचिन के बाद अगला कौन? सिर्फ़ उस इनिंग्स के लिए नहीं, इंडियन क्रिकेट को लेके भी बहुत बड़ा क्वेश्चन था। और 2011 से 2019 के एंड तक जो विराट कोहली ने करके दिखाया, वो शायद ही क्रिकेट हिस्ट्री में उसका कोई ईज़िली पैरेलल ढूँढना आसान होगा। इससे पहले सचिन ने भी एक ऐसा एरा दिखाया था, 96 वर्ल्ड कप से शुरू होके 2004 के एंड तक जब फाइनली टेनिस एल्बो के चलते उन्हें सर्जरी के लिए क्रिकेट से थोड़ी देर के लिए स्टॉप लेना पड़ा था और दोबारा वैसी वो बैटिंग नहीं कर पाए। उन 9 सालों में उन्होंने भी कुछ ऐसा ही पीक करके दिखाया था। तो अगर हम सचिन के वो 9 साल 96 से 2004 और विराट के वो 9 साल 2011 से 2019 तक को कंपेयर करें, तो उन दोनों को ओवरऑल रिकॉर्ड किस तरह से रहता है वो देखने लायक होगा। सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं। सचिन ने इन 9 सालों में 82 टेस्ट मैचेस खेले, 7400 के आसपास रन स्कोर किए, जिसमें 26 हंड्रेड्स भी थी। वहीं पे विराट कोहली ने इन 9 सालों में 84 टेस्ट मैचेस खेले, 7200 के आसपास रन स्कोर्स किए और 27 हंड्रेड्स थी। डिफरेंस था एवरेज का, जहाँ सचिन 60 के एवरेज से इस एरा को डोमिनेट कर रहे थे, वहाँ विराट कोहली 55 की एवरेज के आसपास फँसे हुए थे। पर चीज़ें कैसी डिफरेंट थी? अगर हम सचिन को कंपेयर करें, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने 96 में टेस्ट मैच खेला, दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया का एक तरह से बी अटैक आया था, मैकग्रा को छोड़ के कुछ उस तरह का बॉलिंग अटैक नहीं था, तो उस सीरीज़ को मैं बहुत ज़्यादा रेट नहीं करूँगा। बट 98 में शेन वॉर्न को लेके बहुत बड़ा एक हाइप था, पर उनके सिवा बॉलिंग अटैक कुछ वैसा नहीं था। पर 99, 2001 और 2004 में उन्होंने पीक ऑस्ट्रेलियन अटैक्स के अगेंस्ट खेला। 2004 में सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेल पाए और उसमें वानखेड़े में उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी खतरनाक थी। मेलबर्न का वो यादगार 100, उसके साथ-साथ 2001 में बीजीटी जीतने में जो चेन्नई में 100 आया, वो कुछ आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस थी। इसके सिवा-सिवा बीच में 2003-4 में ऑस्ट्रेलिया भी गए थे। वैसा सा अटैक नहीं था, पर वहाँ पे सिडनी में उनके आइकॉनिक नॉक ने सबके मुँह बंद करके रख दिए थे, जो कह रहे थे कि शायद सचिन में अब वो बात नहीं रही है। तो ओवरऑल अगर मैं उसी चीज़ को विराट कोहली के साथ कंपेयर करूँ, तो उन्होंने 2011-12 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही अपनी क्रिकेट जर्नी की एक तरह से शुरुआत की थी। डेब्यू उससे पहले हो चुका था, बट जो इंटरनेशनल स्टेज पे अपने जलवे उन्होंने दिखाए थे, वो सीरीज़ से दिखाए थे। अब बात कर सकते हैं कि उस सीरीज़ से पहले संजय मांजरेकर का एक ट्वीट आया था कि विराट को चांस दें, ताकि हमें पता चल जाए कि विराट टेस्ट बैटर नहीं है। पर उस सीरीज़ में उन्होंने कुछ और दिखाया। 100 स्कोर किया, अपना पहला पर्थ में परफॉर्मेंस दिखाई और एक डिसेंट से ऑस्ट्रेलियन अटैक पे जो ट्रांजिशन की तरफ जा रहा था, अच्छा परफॉर्म किया। 2013 में बीजीटी खेलने जब ऑस्ट्रेलिया घर पे आई, तो वो एक रिलेटिवली थक चुका ट्रांजिशनिंग अटैक था, उतनी जान नहीं थी। 14-15 में उनका आइकॉनिक एक परफॉर्मेंस आया, वहाँ पे रेयान हैरिस थे, वहाँ पे मिचेल जॉनसन आग बबूले हो रखे थे और नेथन लायन भी अपने स्किल में एक प्राइम तक पहुँच गए थे। फिर 17 की बीजीटी, फिर से ऑस्ट्रेलिया उस टाइम पे कमिंस को वापस लेके आया, स्टार्क इंजर्ड हुए, एक मिडलिंग सा अटैक, पर 18 में पीक ऑस्ट्रेलियन अटैक के अगेंस्ट वो बहुत ही शानदार पर्थ की नॉक उनके बल्ले से आई। पर स्टिल यहाँ पे अगर मैं कंपैरिज़न की बात करूँ, तो मैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंसेज़ में थोड़ा-सा सचिन को ऊपर रेट करूँगा कि उस पर्टिकुलर एरा में ऑस्ट्रेलिया एक अलग इनविंसिबल टीम की तरह खेलती आई थी। वहीं पे अगर हम रुख इंग्लैंड की तरफ देखें, तो 96 में सचिन गए इंग्लैंड, वहाँ पे बहुत अच्छे रन स्कोर किए, 400 से ज़्यादा रन्स थे उनके 3 टेस्ट मैचेस में। उसके बाद इंग्लैंड घर आई 2001 में, वहाँ उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया और 2002 में भी जब वो इंग्लैंड गए, तो वहाँ पे भी उनके बल्ले से रन्स बरसने बंद ही नहीं हुए। पर हम कह सकते हैं कि उस एरा में ये एक बहुत सॉलिड इंग्लैंड अटैक नहीं था। 2002 में अटैक बन रहा था, पर फ्लिंटॉक उस लेवल पे नहीं थे और बाकी बॉलर्स भी कहीं न कहीं कहानी अभी अपनी बुनने में लगे हुए थे। उसके बाद तक 2005 तक आते-आते एक पीक इंग्लैंड बॉलिंग अटैक हमारे सामने आना शुरू हुआ था। तो इसलिए सचिन ने रन्स तो बहुत ज़्यादा स्कोर किए, शायद 60 के एवरेज उस एरा में इंग्लैंड के अगेंस्ट स्कोर किया, बट हाँ, इंग्लैंड उस तरह का बॉलिंग अटैक नहीं था। जबकि वहीं पे अगर हम विराट कोहली के करियर को देखें, 2012 में
शायद इंडिया में आने वाला ओवरसीज़ का सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक, जिसमें मॉन्टी पनेसर और ग्रीम स्वान थे, उनके साथ रिवर्स स्विंग पर रिवर्स स्विंग करते हुए एंडरसन भी थे। 2014 हम सबको याद है कि किस तरह की सीरीज़ थी, किस तरह के विकेट्स थी, किस तरह से ब्रॉड, एंडरसन आग बबूल रहे थे। वहीं पे 16 में इंग्लैंड ने एक मिडलिंग सा बॉलिंग अटैक उतारा, पर 18 सीरीज़ में जहाँ विराट कोहली ने अपना एक अथॉरिटी इंग्लैंड क्रिकेट के ऊपर स्टैम्प किया, वो एक बहुत ही अलग लेवल की सीरीज़ और अलग लेवल का इंग्लिश बॉलिंग अटैक था। तो जहाँ तक इंग्लैंड की बात होती है, मैं इसमें विराट कोहली को एज दूँगा, क्योंकि उन्होंने थोड़ा रिलेटिवली खतरनाक बॉलिंग अटैक्स खेले। हमें लगता है कि 90s में रिवर्स स्विंग था, सब था, टेस्ट मैचेस में शायद बॉलर्स ज़्यादा बढ़िया थे, बट टेस्ट क्रिकेट में 2011 के बाद भी ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड पिचेज़ आई हैं। एक्चुअली में जो सबसे अच्छा बैटिंग फेज़ था टेस्ट क्रिकेट में, वो 2004 से 2005 लगभग 2010-11 तक था, जहाँ बहुत फ्लैट कंडीशंस थी, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न का कोई स्कोप बचता नहीं हो, कि सचिन भी अपनी एक्सट्रीम पीक में नहीं थे उस एरा में, और विराट कोहली उस टाइम पे टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, इसलिए उस फेज़ को मैंने काउंट ही नहीं किया है। वहीं पे साउथ अफ्रीका अगेंस्ट भी कहानी थोड़ी स्पाइसी है। 96 में साउथ अफ्रीका जब इंडिया आई तो एक अच्छा बॉलिंग अटैक लेके आई। यंग क्लूजनर भी 150 प्लस की बॉलिंग करते थे। डोनाल्ड अलग आग उगलते थे, और उसमें इवन पैट सिमकॉक्स जैसे बॉलर्स भी काफ़ी माइजरली चीज़ों को अच्छा चलाते थे। 96-97 में इंडिया जब साउथ अफ्रीका गई तो वहाँ पे पॉलक भी ऐड हो गए, और वो बॉलिंग अटैक भी बहुत खतरनाक था। 2000 में जो साउथ अफ्रीका इंडिया में आई, वो भी बहुत खतरनाक बॉलिंग अटैक था, और जब 2001-2 में इंडिया वहाँ गई, वहाँ पे भी साउथ अफ्रीका ने पीक पॉलक को इंडिया के अगेंस्ट उतारा, और जब ब्लूमफोंटेन में सचिन का 100 आया, ऑलमोस्ट रनर बॉल, वो एक अलग लेवल का लेजेंडरी नॉक था। तो मोर और लेस साउथ अफ्रीका के अच्छे बॉलिंग अटैक्स ही सचिन ने खेले हैं। जी हाँ, उसके बाद 2003-4 की सीरीज़ में कुछ वैसा सा अटैक नहीं आया था, बट ओवरऑल साउथ अफ्रीका में डिसेंट बॉलिंग अटैक हमेशा सचिन की इंतज़ार में रहता था। वहीं पे विराट कोहली ने 2013 सीरीज़ में शायद वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक साउथ अफ्रीकन अटैक को खेला। फिलैंडर थे, मॉकल थे, स्टेन थे, और स्टेन एक अलग लेवल की पीक में थे वहाँ पे। उसके बाद 15 में भी जब इंडिया में जो अटैक आया, एक डिसेंट सा अटैक आया था। यंग हार्मर थे, उस लेवल का इम्पैक्ट नहीं था जो उन्होंने बाद में डाला, बट चीज़ें थी उस अटैक में भी। उसके बाद जब इंडिया खेलने गई 18 में, तो वो भी शायद वन ऑफ द बेस्ट साउथ अफ्रीकन अटैक्स में से एक था। 19 में भी साउथ अफ्रीका अटैक डिसेंट था, पर इंडिया ने जिस डोमिनेंस के साथ उस सीरीज़ में परफॉर्मेंस दी, उसके कारण चीज़ें बहुत वन साइडेड लगी। तो साउथ अफ्रीका की जहाँ तक बात आती है, दोनों में डिफरेंशिएट करना ज़्यादा ईज़ी होगा नहीं। मैं ऑलमोस्ट कह सकता हूँ कि दोनों ने इक्वल लेवल के अटैक्स खेले। हाँ, लोग कहेंगे डोनाल्ड पॉलक की बात हो रही है, तो आप फिर स्टेन, मॉकल और फिलैंडर को भी नहीं भूल सकते हैं। तो दोनों वहाँ पे मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट टाई था एज़ फार एज़ द क्वालिटी ऑफ अटैक्स आर कंसर्न्ड। वहीं पे न्यूज़ीलैंड में कहानी कैसी रही? 98-99 में न्यूज़ीलैंड जब हम इंडियन टीम को लेके गए थे, वहाँ बहुत फ्लैट विकेट्स थी। साइमन डॉल ने सेकंड टेस्ट मैच में कहर बरसाया था, पर मोर और लेस उसके सिवा बहुत खतरनाक बॉलिंग अटैक नहीं था। क्रिस केन्स थे कहीं न कहीं, बट एज़ अ बिग इम्पैक्ट टेस्ट बॉलर वो वाली बात नहीं थी। 99 में जब वो घर पे आए इंडिया में, तो उस तरह का स्पिन अटैक नहीं था। इंडिया ने बहुत आसानी से खेला। नो डाउट मोहाली में रिवर्स स्विंग के चलते और अर्ली मूवमेंट के चलते इंडिया को अंडर 100 ऑल आउट करने में न्यूज़ीलैंड कामयाब हुई थी, बट ओवरऑल हम कह सकते हैं कि बहुत इम्पैक्टफुल वहाँ पे अटैक नहीं था। 2002 में बहुत स्पाइसी सीरीज़ थी। शेन बॉन्ड आग उगल रहे थे, डैरिल टफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, और पिचेज़ शायद ऐसी थी जो अनप्लेएबल थी। इसलिए वो एक डिफ़िकल्ट रिलेटिवली एरा था। उसके बाद 3-4 में भी न्यूज़ीलैंड इंडिया आई, बट वैसा सा बॉलिंग अटैक नहीं था, पर सचिन उस टाइम पे काफ़ी स्ट्रगल करे, क्योंकि वो अपनी पीक ऑफ द बैटिंग फ़ॉर्म में तब तक रहे ही नहीं थे। तो न्यूज़ीलैंड में जब भी इंडिया न्यूज़ीलैंड गई, तो एक ही सीरीज़ ऐसे मैं काउंट करूँगा जहाँ पे सचिन को एक चैलेंजिंग बॉलिंग अटैक का सामना करना पड़ा। वहीं पे विराट कोहली के लिए न्यूज़ीलैंड कैसा रहा? 2012 में होम सीरीज़ एक डिसेंट बॉलिंग अटैक उतरा था। 14 में रिलेटिवली यंग बॉलिंग अटैक था, बट टिम साउदी, बोल्ट और वैगनर की तिकड़ी न्यूज़ीलैंड क्रिकेट की सबसे सक्सेसफुल बॉलिंग यूनिट्स में से हैं। बट हाँ, वो अपने पीक ऑफ द पावर्स पे नहीं थे, पर चीज़ें सही हो रही थी। 16 में एक ठीक-ठाक सा बॉलिंग अटैक फिर से आया, और अगर मैं न्यूज़ीलैंड कंपेयर करूँ, तो दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही एक्सपीरियंस वहाँ पे भी रहा है। तो कंपेयर करें अगर दोनों में, तो ऑस्ट्रेलिया में डेफ़िनिटली सचिन ने ज़्यादा खतरनाक बॉलिंग अटैक फेस किए। वहीं इंग्लैंड में ज़्यादा
रेजिस्टेंस, ज़्यादा बढ़िया बॉलिंग फेस करने को विराट कोहली को मिली। न्यूज़ीलैंड दोनों एराज़ में थोड़ी मिडलिंग सी कहानी रही और जहाँ तक साउथ अफ्रीका की बात है, वो हमेशा एक अच्छा बॉलिंग अटैक उतारते आए हैं। तो डिफरेंस क्या है फिर दोनों के टेस्ट क्रिकेट में? डिफरेंस है 5 की एवरेज का डिफरेंस और उसके साथ-साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट कहानी कि वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका और इवन टीम्स लाइक ज़िम्बाब्वे जिस तरह से सचिन के एरा में खेल रहे थे, वो कहानी विराट के एरा में नहीं रही। ओवरऑल अगर हम टेस्ट एरा की बात करें, तो जहाँ 90s में रिवर्स स्विंग था, बहुत सारे लेजेंडरी बॉलर्स थे, वहीं पे भी विराट के एरा में भी आते-आते कहीं न कहीं वॉबल बॉल ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला और टेस्ट क्रिकेट में रिज़ल्ट ओरिएंटेड पिचेज़ थोड़ी ज़्यादा आनी शुरू हुई। पर हाँ, उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट कभी नहीं खेला और शायद पाकिस्तान का जो पीक एरा सचिन ने फेस किया, वो शायद किसी और ने कभी फेस नहीं किया। तो इसलिए टेस्ट क्रिकेट में मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि सचिन के नंबर, सचिन का एरा ज़्यादा चैलेंजिंग था और इसलिए वहाँ पे 9 साल तक 60 की एवरेज के साथ रन स्कोर करना बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है। वहीं पे आगे रुक करते हैं आप जहाँ तक व्हाइट बॉल क्रिकेट का कंसर्न है, ओडीआई को कंपेयर कर पाएँगे क्योंकि टी20 सचिन ने नहीं खेले हैं, पर हाँ, विराट की लेगेसी में टी20s ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर हम ओडीआई स्टैट्स को कंपेयर करें, तो सचिन ने 240 के आसपास ओडीआई मैचेस खेले इन 9 सालों में, 10,000 से ज़्यादा रन स्कोर किए जिसमें 33 हंड्रेड्स थी। वहीं पे विराट कोहली ने इसी एरा में 202 ओडीआई मैचेस खेले, 10,000 से ही ज़्यादा रन स्कोर किए और उनकी टोटल 39 हंड्रेड्स आए। वहीं पे जहाँ सचिन 48 की एवरेज से इस एरा में ओडीआई क्रिकेट में स्कोर कर रहे थे लगभग 90 की स्ट्राइक रेट से, वहीं पे विराट 62 से ज़्यादा की एवरेज से रन स्कोर कर रहे थे। तो सचिन को क्या डिफरेंट फेस करना पड़ा जो शायद विराट को नहीं करना पड़ा? दोनों के फेसेस को हम किस तरह से कंपेयर करें? सचिन के एरा में 2 बॉलें नहीं थी। हाँ, बॉल अगर पुरानी हो जाए तो बदलनी पड़ती थी, पर मोर और लेस ये कहानी नहीं होती थी। वहीं पे रिवर्स स्विंग ने 35 ओवर के बाद बहुत मेजर रोल प्ले किया, जो 2013 के बाद विराट को शायद नहीं फेस करना पड़ा। और वहीं पे बाउंड्रीज़ को लेके रूल्स, बैट्स की क्वालिटी, बहुत सारी चीज़ें थी जो डिफरेंट थी। और कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि व्हाइट बॉल में उस तरह का बॉलिंग का स्तर भी नहीं रहा। क्योंकि काफ़ी सारी टीम्स हैं जिन्होंने अपने टेस्ट स्पेशलिस्ट को काफ़ी यूटिलाइज़ किया, उन्हें तरीके से रोटेट किया, पर ज़्यादा फुल स्ट्रेंथ साइड्स को कभी नहीं खिलाया जो सचिन के एरा में ज़्यादा रेगुलरली हो रहा था। वहीं पे शायद सचिन की स्ट्राइक रेट उस एरा के लिए एक्सेप्शनल थी। विराट कोहली की स्ट्राइक रेट अपने एरा का एक इस तरह का नंबर था जो शायद ऑलमोस्ट हर मॉडर्न बैटर को करना ही करना था। ट्रू स्ट्राइक रेट में मुझे लगता है सचिन जीत जाते हैं, पर ट्रू एवरेजेस में विराट ने एक अलग लेवल की छाप छोड़ी है। तो फिर ओडीआई क्रिकेट में दोनों को किस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? यहाँ पे मुझे लगता है जो एक तरीका है वो ये है कि आप नेक्स्ट बिग बैटर के कंपैरिजन में किस तरह से कंपेयर करेंगे। वर्ल्ड कप्स में आपके परफॉर्मेंसेस किस तरह की रही हैं। 2011 और 96 से वर्ल्ड को कंपेयर करें तो सचिन ने 96 के वर्ल्ड कप में 500 से ज़्यादा रन स्कोर किए थे और कोई भी बैटर उनके आसपास नहीं आ पाया था। वहीं पे विराट का 2011 का वर्ल्ड कप शुरुआत अच्छी हुई थी, पर वैसा सा वर्ल्ड कप नहीं था। 99 और 2015 दोनों के एक जैसे से थे। सचिन ने अपने फादर को लूज़ किया, उस ट्रेजेडी के अंदर वो खेले, तो वहीं पे विराट भी 2015 में उस तरह का इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए, जो उन्होंने शुरुआत में पाकिस्तान के अगेंस्ट 100 मार के दिखाया था कि वो कर सकते हैं। 2019 वर्ल्ड कप को कंपेयर करें 2003 के साथ, तो सचिन का 2003 एक अलग लेजेंडरी आइकॉनिक वर्ल्ड कप था। तो इन सबको जोड़ें तो शायद ओडीआई क्रिकेट में एवरेजेस में विराट के नंबर्स आगे दिख रहे हैं, पर एरा वाइज कंपैरिजन में बहुत मुश्किल होगा। जो सचिन कर रहे थे वो एक आउटलायर था और जो विराट कर रहे थे वो कहीं ना कहीं कुछ और बैटर्स भी थे जो वहां तक पहुंच पा रहे थे। तो अगर हम टी20 जब जोड़ देते हैं तो शायद वाइट बॉल के सबसे लेजेंडरी बैटर विराट होंगे, पर अगर सिर्फ ओडीआई क्रिकेट के साथ कंपेयर करें इन 9 सालों को, तो फिर सचिन के बियॉन्ड जाना मुश्किल होगा अगर हम एरा और बहुत सब फैक्टर्स को फैक्टर इन करते हैं तो। इन सब के चलते कंपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 2 ऐसे बैटर्स जिन्होंने अपने एरा को बहुत अमेजिंग तरीके से डोमिनेट किया है, पर कोशिश की गई है और आप भी ज़रूर बताएँ कि आपके हिसाब से दोनों एराज़ को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं और कौन आपके हिसाब से किस फॉर्मेट में ज़्यादा बेहतरीन प्लेयर था उन 9 सालों में? बने रहें चैनल्स के साथ
और अपने इनपुट्स देते रहोगे, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, 2 लेजेंड्स हैं, कंपैरिज़न बहुत मुश्किल है, कोशिश कीजिए और उम्मीद रहेगी कि आपके इनपुट्स भी पक्का से मिलेंगे। धन्यवाद।